आप सभी छात्र एवं छात्राओं का सीटेट एसएसटी पेपर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो मेरे प्यारे, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की इतिहास का पहला अध्याय को लाइन बाय लाइन विस्तार से अध्ययन कराने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि सीटेट में एसएसटी पेपर 2 से जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से हम 50 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1। इस YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये देखिए हम अपना बुक पे आ गए हैं। ये है मेरा बुक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है यानी कि हिस्ट्री का पहला अध्याय यानी कि अध्याय 1 है क्या? प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि प्रारंभिक कथन का अर्थ हुआ यानी कि शुरुआती बात। शुरुआती बात जो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को जो स्टार्ट किया गया है 4 सवाल से किया गया है। पहला सवाल क्या है? क्या। दूसरा है कब, तीसरा है कहाँ और चौथा है कैसे। इस 4 प्रश्न पे आधारित ही जो है ये चैप्टर है। और जाकर के इस चैप्टर से हर बार सीटेट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम लाइन बाय लाइन जो है आप लोगों को स्टडी कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है? कैसे पता लगाएं। यानी कि हम कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम जो देखे हैं कि कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। तब जाकर के बीते दिनों क्या हुआ था यानी कौन सी घटना घटी थी उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होगी। और जाकर के इसमें देखिए आगे क्या कहा है? यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उसकी स्मृति रखता हो। कहने का मतलब यानी पिछला साल जो क्या हुआ था उस विषय में अगर जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलो जो कि उस समय मौजूद था और उसको उस घटना के संबंध में जानकारियां है। तब जाकर के आप जो है अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि बहुत पहले के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, उस विषय पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हम आखिर ये जो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं वो कैसे जानेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग सबसे पहले यह जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे अतीत में, वे कैसे कपड़े पहनते थे अतीत के समय में, वे किस तरह के घर में रहा करते थे। और जाकर के देखिए इसमें आखेटकों, आखेटक मतलब उसको कहते हैं जो शिकार करते हैं। पशुपालकों यानी कि जो जानवरों को पालते हैं। कृषकों, कृषकों का मतलब किसान। और जाकर के शासकों यानी कि राजा लोग। व्यापारियों यानी कि वे लोग जो कि अपना धंधा करते हैं। और जाकर के पुरोहितों, शिल्पकारों इत्यादि का बारे में, जीवन के बारे में जो है हम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो प्रश्न था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो उस देखिए अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि उस जमाने में लोग क्या खाते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, किस तरह के मकान में रहते थे। और आखेटक जो है पशुपालक और जाकर के कृषक, वह किस तरह के काम किया करते थे। और जाकर के हम यह भी जान सकते हैं कि पहले यानी कि अतीत में जो है बच्चे किस प्रकार का खेल खेलते थे और वह किस प्रकार की कहानी सुना करते थे। और जाकर के हम यह भी जान सकते हैं
वह किस तरह का नाटक देखा करते थे या फिर वह कौन से गीत गाते थे। अतीत के बारे में हम ये सब बातें जान सकते हैं। फिर आगे देखिए इसमें क्या कहा है। लोग कहाँ रहते थे, यानी कि अतीत में, यानी बहुत पहले जो है लोग कहाँ पे रहते थे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से देखिए हर बार सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है, लोग कहाँ रहते थे। यहाँ से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या आप जो है वीडियो को बारीकी से देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लोग कहाँ रहा करते थे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें बताया गया है मानचित्र 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। सबसे पहले देखिए आपको नर्मदा नदी का खोज करना है। खोज कहाँ करना है, आपके बुक में दिया हुआ है एक इंडिया का मैप। ये वाला जो है आपका इंडिया का मैप है। आप जो है सबसे पहले वहाँ पे जो बताया गया निर्देश जो दिया गया है वह नर्मदा नदी को लेकर के दिया गया है। ये है आपका नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में है। जबकि इस नदी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है क्योंकि आगे जो दिया हुआ है इस नदी पे ही दिया हुआ है और इस नदी के आसपास ये वाला जो क्षेत्र है इसी के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग वहां पे चलते हैं। देखिए कई लाख वर्ष पहले, यानी बहुत जमाना में, यानी बहुत जमाना पहले में जो है, यानी कि बहुत साल पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर जो है लोग लाखों वर्ष पहले से ही रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कहने का मतलब कि नर्मदा नदी के आसपास जो इलाका था वहाँ पे बहुत समय पहले से लोग जो रहते थे उस नदी के आसपास, वहाँ जो है कुछ आरंभिक लोग, यानी कि शुरुआती लोग जो है कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब ये हुआ कि अपना खाने पीने का जो है फल फ्रूट व इत्यादि इकट्ठा करने वाला होता है कुशल संग्राहक। वो जो है अपने आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से भली भांति परिचित थे। अब जाकर के इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यानी कि नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे उसमें से बहुत सारा कुशल संग्राहक थे और जाकर के वो जो है जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को एकत्रित करते थे और जाकर के वे आखेट, यानी कि वे लोग शिकार करते थे। शिकार करके वो अपना भोजन जुटाते थे। फिर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी से अगर किसी भी तरह की सवाल आए तो आप आराम से उन्हें बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है सीटेट में सवाल जो पूछा जाता है कथन कारण के रूप में, और कथन में आपको यहाँ से, यानी कि ये लाइनिंग से आपको जो है सवाल उठा करके दे देगा। तो आप यदि इसको जानकर रहेंगे तब जाकर के आप उन प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या कहा है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी को पहले हम लोग मानचित्र में देखते हैं कि आखिर वो कहाँ है। देखिए ये वाला क्षेत्र, ये है आपका किरथर पहाड़ी और जाकर के आपका ये है सुलेमान पहाड़ी, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोनों क्षेत्र में हम लोग अभी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि आखिर यहाँ क्या था। ये जो है किरथर पहाड़ी का आसपास वाला एरिया, ये सब एरिया, और उसके बाद जो है किरथर पहाड़ी का ये वाला एरिया जो है, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा बुक में यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है इसके विषय में। देखिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है। कौन सा क्षेत्र में? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में, जहां लगभग
8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा है, लगभग जो है 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में कुछ स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। आपको सवाल में यह पूछा जाएगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ को कहां उगाया गया था। आपको ऑप्शन में दे देगा बहुत सारा, तो आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी का जो आसपास वाला एरिया था वही जो है सबसे पहले जौ का और फिर गेहूं का उपजाना शुरू हुआ था। चलिए इसमें फिर हम आगे देखते हैं। इसमें यह कहा है, यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू भी बना लिया था। अब जो है इसमें फिर हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि वहाँ के लोग, यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास में जो लोग थे वो भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। अब फिर हम लोग आगे इसमें देखेंगे उत्तर पूर्व में गारो, उसके बाद जो है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए गारो की पहाड़ी, यानी कि भारत के अगर मैप देखेंगे तो आपको उत्तर पूर्व हिस्सा में मिलेगा और मध्य भारत में विंध्या की पहाड़ी मिलेगा। चलिए पहले एक नज़र उस पर हम लोग डालते हैं। ये आपका भारत का मैप है और जाकर के इधर देखिए, ये वाला है उत्तर पूर्व हिस्सा, ये वाला है जो गारो की पहाड़ी है, ये वाला यहाँ पे देखिए आप गारो लिखा हुआ है। उसके बाद मध्य भारत में जब आते हैं तो ये जो कि मध्य प्रदेश वाला हिस्सा में पड़ता है विंध्या की पहाड़ी, ये वाला क्षेत्र। इसमें देखिए यहाँ से सवाल भी बनता है जो कि पिछली बार सीटेट में पूछा गया है यहाँ से सवाल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ आखिर क्या है। हमें याद रखिए कि उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्या की पहाड़ी के विषय में हम लोग अभी जानकारी हासिल करेंगे, आपको ये याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास जो है कहाँ हुआ, गारो की पहाड़ी, यानी उत्तर पूर्व में गारो की जो पहाड़ी क्षेत्र था वहां, और जाकर के मध्य भारत के जो विंध्या वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है कृषि का विकास हुआ था। और जाकर के देखिए यहाँ एक बात आपको नोट डाउन करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो नोट ये करना है कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब देखिए यहाँ से सवाल बनता है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ से जो है सर्वप्रथम चावल उगाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्थान जो है मध्य भारत के विंध्य पर्वत के जो है उत्तर वाला हिस्सा में जो है चावल को सर्वप्रथम उगाया गया था। चलिए हम मैप में आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि वो कौन सा एरिया है। जी हाँ, ये विंध्या पर्वत है, ये विंध्या पहाड़ियां हैं। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसमें जो है सर्वप्रथम जो है चावल को उगाया गया था। कृषि का प्रमाण आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी वाला क्षेत्र में, और जाकर के जो है मध्य भारत के जो है विंध्या क्षेत्र में सर्वप्रथम विकास हुआ था। फिर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। तो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या है समस्या। अब देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने की प्रयास करो। चलिए फिर हम लोग चलते हैं फिर उसी मानचित्र पर जहाँ पे हमको सिंधु नदी और जाकर के उसके बाद हमको जो है इसकी सहायक नदी का
थोड़ा सा अवलोकन करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसी मानचित्र पे, हम आपको दिखाते चलें ताकि आपका दिमाग में आराम के साथ बैठ जाए। ये है आपका सिंधु नदी। इसकी सहायक नदी देखिए, सबसे पहला सहायक नदी है सतलज, उसके बाद जो है रावी, उसके बाद है व्यास, उसके बाद है चेनाब, उसके बाद है झेलम। ये 5 नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिसमें कि पाकिस्तान वाला एरिया से काबुल नदी भी इसमें आ जाती है, मिलती है सिंधु नदी में। इस नदी के बारे में आपको अभी कहा गया कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ मैप में। तो हमने अभी देखा, ये है सिंधु नदी, ये है सतलज नदी, ये है व्यास नदी, ये है रावी नदी, ये है चेनाब नदी और ये है झेलम नदी, और जाकर के इधर से आ रहा है एक काबुल नदी। तो चलिए देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के विषय में हमारी इस पुस्तक में क्या दिया गया है। जी, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सहायक नदी वास्तव में क्या होता है। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदी उसको कहते हैं, यानी वह छोटी छोटी नदियां जो कि एक बहुत बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, वो मेरा सहायक नदी कहलाता है। लगभग 4700 ईसा पूर्व, लगभग 4700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कि कौन सा नदी, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भैया, आप लोग इसको अच्छा से सुनिए और देखिए। जो हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ये देख लेते हैं तो आपके लिए सीटेट पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि 4700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों मतलब सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, और जाकर के गंगा वो इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए कि 4700 ईसा पूर्व जो है कौन, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है आरंभिक नगर का विकास हुआ, और जाकर के लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी विस्तार से हम लोग प्राप्त करते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदी जो है सोन, उसके बारे में कहा था, वो देखिए और वहां से आपको जानकारी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो फिर हम लोग चलेंगे मैप पर, क्योंकि सारा खेल मैप पे ही है। ये देखिए आपका हिमालय पर्वत है, यहीं से आपका गंगा नदी निकलता है, इस तरह से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके दौरान आने के दौरान जो है गंगा नदी में कौन, सोन नदी जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, एक ये वाला सोन नदी। ये देख लिए आप मैप में कि जो है गंगा नदी की सहायक नदी सोन है। इसके विषय में देखिए हमारी पुस्तक में किस तरह की जानकारी दी है, जो कि सीटेट में इससे सवाल बनता ही बनता है। देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि वर्तमान बिहार में मगध, यानी कि प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण वाला एरिया जो है, गंगा के दक्षिण वाला एरिया जो है उसमें जो है प्राचीन समय में एक साम्राज्य का विस्तार हुआ था, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। किसके शासक, यानी कि मगध का जो शासक था बहुत ही शक्तिशाली था, और उन्हें
क्या है, और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए कौन, यानी कि मगध जो राज्य था, जो कि दक्षिण में यानी गंगा नदी के दक्षिण, इन नदियों के आसपास, कौन नदी, सोन नदी, और जाकर के गंगा नदी के दक्षिण वाला एरिया जो है, वहां पे मगध साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, उसमें से वहां का शासक जो था बहुत शक्तिशाली था, और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। और आगे हम लोग यहाँ फिर देखते हैं क्या है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग जो है इस उपमहाद्वीप में जो है सदैव यानी कि हमेशा से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जिसको कि हम यात्रा कहते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि बहुत सारी बाधाएं होने के बावजूद भी यात्रा लोग क्या करते थे, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। कहने का मतलब इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो इन स्थलों से होकर के अपना यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपना साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और जाकर के धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला। अब देखिए लोग यात्रा क्यों करते थे। यहाँ पे जो आप देखें कि लोग यात्रा करते हैं, लोग यात्रा क्यों करते हैं, देखिए इसके बहुत सारे कारण थे। उस कारण को जहाँ पे दर्शाया गया है, जो हम अभी बारीकी के साथ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के समझाते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे उसका कारण जानते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये सवाल बन करके यहाँ पे आ गया है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको इसमें हम देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोशिश किया जा रहा है आपको कि आखिर लोग जो है यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करता है, ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे ऐसा कर सका और जाकर वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पे आकर के बस गए। तो चलिए हम लोग आगे इसमें फिर देखते हैं क्या है। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। मतलब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो आते जाते थे, जिस उससे हमारा क्या है सांस्कृतिक परंपराओं में वृद्धि हुई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए लोग जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं तो वह अपने साथ अपना कुछ गुण को लेकर जाते हैं, और दूसरे स्थान के लोगों के पास भी कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वे गुण एक दूसरे के साथ साझा होता है और जाकर के उनके विचार आपस में मेलजोल बनाते हैं, जिससे कि उनकी सांस्कृतिक पर जो है बदलाव होता है। बहुत कुछ एक दूसरे से वे लोग आपस में सीखते थे।
ठीक इसी तरह से हम लोग फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। देश के नाम देखिए। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए हम क्या कभी कभी इंडिया बोलते हैं तो कभी कभी हम लोग भारत भी बोलते हैं। तो अब देखिए इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडस जो कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग जो है 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से, उत्तर पश्चिम मतलब ये अगर आपका भारत का हिस्सा है तो ये हो गया आपका उत्तर वाला, और जाकर के ये हो गया पश्चिम वाला। ये वाला हिस्सा के बारे में बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा। अब जाकर के देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, यानी कि अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए आपका भारत का नक्शा है, उत्तर इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ, इधर से यूनानी और जाकर के ईरानी भारत में प्रवेश किया था, जिसमें कि आपको सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। हमने आपको बताया था कि सिंधु नदी जो देखे थे आप, सिंधु नदी के आसपास के जो भूमि क्षेत्र था उस प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। और जाकर के देखिए इसमें भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत शब्द का जो प्रयोग किया गया उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम ये वाला हिस्सा में जो है रहता था, उसके लिए यह प्रयोग किया गया था। वहां के लोगों के ऊपर यह प्रयोग किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम में होने लगा। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत का नाम जो है कहाँ से पड़ा और किस तरह से पड़ा। तो भारत का नाम की अगर बात करें, यूनानियों और जाकर के जो है ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में बसे लोगों के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि भारत नाम का प्रयोग पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था। यानी कि भारत का जो है ये पश्चिमी हिस्सा जो था, इस क्षेत्र में जो कुछ लोग रहा करते थे, उन लोगों के समूह के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। और जाकर के यह ऋग्वेद में भी मिलता है। संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद, संस्कृत की पहली कृति क्या है, ऋग्वेद, उसमें भी भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। जी हाँ, आगे हम देखते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी कि अतीत बहुत पहले के बारे में हम लोग कैसे जाने, यह सवाल बन करके यहाँ आया है। इसका जवाब देखिए, इसी में देने की कोशिश किया गया है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब देखिए कि अतीत के बारे में हम कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जाकर के इसमें देखिए सबसे पहला क्या दिया है कि हम उस जमाने में लिखी हुई किताब को ढूंढेंगे और उससे पढ़ेंगे जिसके सहारे हमें अतीत के बारे में जानकारी हासिल होगी। और जाकर के देखिए ये पुस्तकें जो है हाथ से लिखा हुआ होता था। किससे? हाथ से लिखा हुआ होता था, जिसके कारण इसे पांडुलिपि कहा गया। पांडुलिपि क्यों कहा गया? क्योंकि यह पुस्तक जो है हाथ से लिखा होता था। हाथ से लिखा होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा गया। और जाकर के देखिए जिसे अंग्रेजी में पांडुलिपि के नाम के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट
शब्द लेटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह आया सामने कि जो है पांडुलिपि जो है किस पे लिखा जाता था। यह जो है तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ हुआ करता था। भुर्ज नामक पेड़ का जो है विस्तार कहाँ था? हिमालय क्षेत्र में। वहाँ जो भुर्ज नाम का पेड़ की छाल जो है, यानी कि पेड़ जो है भुर्ज नाम का जो पेड़ है यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसके छाल पर जो है विशेष तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता था और इस पे हाथ से जो है कुछ भी लिखता था, जो कि पांडुलिपि कहलाता था। जी, अब देखिए यहाँ पे ये जो है तारपत्र पे पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखा हुआ कुछ शब्द है, जो कि यहाँ पे किताब में आपको दिया गया है। थोड़ा चलिए हम लोग पांडुलिपि के विषय में थोड़ा जानकारी दिया है, उसके विषय में जानेंगे और जाकर के आगे बढ़ेंगे। तारपत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ जो कि आपको अभी दिखाया, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि का अब अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे कि पांडुलिपि का मतलब होता है कि हाथ से लिखा हुआ पुस्तक, जो कि पांडुलिपि कहलाता है। जी हाँ, अब जाकर के किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो। भुर्ज नामक जो है पेड़, उनकी छाल से जो है पांडुलिपि उनकी छाल पे जो है हाथ से लिख करके एक पुस्तक बनाया गया था, जिसका कि एक पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यही वो पृष्ठ है जो कि पांडुलिपि है और ये जो है किस पे लिखा गया है? तार के पत्तों पर नहीं, ये जो है किस पे? भुर्ज के पत्तों पे, भुर्ज के पत्तों पर लिखा गया है। ये भुर्ज के छाल पे लिखा गया है सर। भुर्ज की छाल पर जो ये लिखा गया है यह हाथ से लिखा गया है। और जाकर के आपको बताते हैं कि भुर्ज का पेड़ का विस्तार जो है कहाँ है, तो यह हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र में है इसका विस्तार। किसका? भुर्ज के पेड़ का। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक लेकर के बने रहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा होने का कारण भी है कि हमने जो है आपको लाइनिंग बाय लाइनिंग आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि किताब पढ़ने में तो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो है यह सीरीज स्टार्ट किया गया है, ताकि आप लोग बारीकी के साथ पढ़ें और समझें और जाकर के सीटेट में 60 में से आप 50 नंबर अवश्य लेके आएँ। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि एक वीडियो में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि चैप्टर 1 है। जी, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। देखिए, पांडुलिपि जो कि हाथ से लिखा जाता था तार के पत्रों में या फिर भुर्ज की छालों पर, वो जो है बहुत साल हो गया उनको लिखा हुआ, तो कुछ जो है उसको कीड़ा ने खा लिया और कुछ जो है अपने आप सड़ गल गया होगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, जो प्रायः पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है कि आपको ऐसा जानकारी प्राप्त होना ही चाहिए। देखिए, पांडुलिपि जो था उसमें जो है किसके बारे में जानकारी दिया गया था। देखिए, इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं को व व्यवहारों को, राजाओं के जीवन
और जाकर के औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी पांडुलिपि में लिखा गया था। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए, ये जो पांडुलिपियां हैं, इसमें से देखिए मिला क्या है, यह पांडुलिपि जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अलग जो है प्राकृत और तमिल में भी है। पांडुलिपि मिला है किसमें? संस्कृत में, और जाकर के इसमें कहा गया है यह प्राकृत भाषा में भी है और तमिल भाषा में भी है। लेकिन प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है कौन करता था? आम लोग, साधारण लोग किया करते थे। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दिया गया है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अतीत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख, उसके विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभिलेख वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि धातु जैसे ठोस सतह पर जो लिखा हुआ मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिलेख। और जाकर के उस पे जो है लिखना बहुत ही कठिन कार्य होता था। फिर हम लोग इसमें देखते हैं क्या, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन भी कर सके। देखिए, अभिलेखों का जो है निर्माण सिर्फ शासक लोग ही नहीं क्या करते थे। देखिए, क्योंकि शासक लोग जो है करते थे और उसके साथ साथ समाज के अन्य लोग भी अभिलेखों का निर्माण करवाते थे। अभिलेखों का निर्माण का मतलब कि कोई पत्थर या फिर किसी ऐसा कठोर सतह पर खोद कर अपने बारे में बहुत सारे उपदेश लोगों को दिया करते थे। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। बहुत सारा ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें कि राजा रानियों के अलावा अन्य लोग भी अपना ये क्या कहते हैं उपदेश लिखवाए थे। उदाहरण के लिए है, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। देखिए, अगर कोई राजा अभिलेखों का निर्माण करवाते थे तो उसमें मुख्य रूप से जो है क्या है कि वह लड़ाई में जो है जो धन संपत्ति का ब्यौरा था तो लिखवाते थे। यहाँ पे आपको जो है एक अभिलेख दिया गया है, जैसे देखने में लगता है कि ये पत्थर पर खोद कर लिखा गया है, यही आपका अभिलेख है। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे थोड़ा जी इसको भी जान लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख यहाँ पे है, यह जो है लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह जो है अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यानी कि कंधार, अफगानिस्तान के कंधार से 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जो है किसका, अशोक नामक जो एक शासक हुआ करता था उसका उपदेशों को इसमें खुदवा करके लिखवाया गया था। फिर जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपि जो अक्षर अथवा फिर संकेतों का बना होता है। जब हम
कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। जी, अब चलते हैं हम लोग आगे इसमें देखते हैं क्या है इसमें, ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला युक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद क्या कहलाता है, देखिए कौन है, इसके विषय में भी यहाँ पे जानकारी दिया है। क्या है, कुछ वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। बहुत सारा वस्तुएं हैं जो अतीत में बनाया गया था और उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी वस्तुओं पर जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो वह क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद वो है यानी कि पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, यानी कि उस जमाने में जो बना था तो उनका कुछ अवशेष बचा हुआ है और उन अवशेषों का अध्ययन करता है। ये पुरातत्वविद का मुख्य कार्य है। इसमें देखिए, वे औजारों, हड्डियों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। अब देखिए इसमें खा गए, पुरातत्वविद जो है वो हमेशा जो है नया नया चीज को खोजने की प्रयास करते हैं। जैसे कि दिया है, जानवरों की अवशेष को खोजते हैं, चिड़ियों के अवशेष को खोजते हैं, मछलियों की हड्डियों के अवशेष को खोजते रहते हैं। और जाकर के इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यदि इन सभी चीज़ों को वो इसलिए ढूंढते थे क्योंकि लोगों की उस सब जमाने में यानी अतीत में खान पान के बारे में यह जानकारी प्राप्त कर सके। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में से बचे हुए रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, वनस्पतियों के अवशेष जो है बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे हुए रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया है कि पुरातत्वविद जो है वो हमेशा खोज में रहते हैं और जाकर के उनको जो है बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़ों का भी अवशेष मिला हुआ होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो इसमें देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, आप देखिए इतिहासकार के बारे में कहता है, इतिहासकार कौन कहलाता है, जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो जो है इतिहासकार कहलाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। किनके लिए? इतिहासकार के लिए, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होती है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का
प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें यह कहा गया है कि पुरातत्वविद और जाकर के जो है इतिहासकार एक सीबीआई की तरह होता है, जो कि उस हमेशा किसी चीज का सुराग खोजता है और उसके विषय में लंबी लंबी जानकारियां अपने आधार पर तय करती है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद सेम उस जासूस की भली भांति होती है। चलिए फिर हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं अतीत एक या अनेक। अतीत के बारे में हम लोग शुरू से अभी तक जो पढ़े हैं वो एक है या फिर अनेक है। तो इसमें देखिए क्या है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? जी, यहाँ पे कह रहा है क्या आपने जो अभी पढ़ा हमारे अतीत, इस पर हमने अभी ध्यान दिया। अब देखिए यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, बहुवचन के रूप में यहाँ पे किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके और फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी मौजूद था। जिस तरह के आज के युग में भिन्नताएं हैं, पहले जमाने में भी ये भिन्नताएं मौजूद हुआ करती थी। चलिए इसमें हम लोग और आगे जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद यह है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी का प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं हुआ करता था। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि राजा जो हुआ करता था वो अपना विजय यानी कि लड़ाई जो लड़ता था उसमें जो जीत हासिल होती थी उसके विषय में जानकारियां जो है खुदवा करके रखती थी। और जाकर के कुछ सामान्य लोग हुआ करता था जिनको जो है यह करना नहीं आता था, तो वे जो है हम आज उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। और जाकर के अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिथियों का मतलब। चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, तो आप यहाँ एक बात याद रखिएगा क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिथियों का मतलब, सबसे पहले हम लोग तिथि यानी कि तारीख के मतलब को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछते हैं तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ये बात सही है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब हमको कोई तारीख पूछता है तो हम लोग क्या कहते हैं, 3 तारीख चौथा महीना 2002, 2003, इस तरह से जो हम बताते हैं। तो यह जो है तारीख का प्रचलन जो है कब हुआ, ईसा मसीह के प्रवर्तक जो है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, उसके जन्म से ऐसा चलते हुए आ रहा है। अतः वर्ष 2000 वर्ष कहने का मतलब यह हुआ
ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की स्थितियों का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है तिथियां, इसके विषय में जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए क्या है, तिथियां, इतिहास और तिथियां, इसका जानकारी हमें प्राप्त होना चाहिए। अंग्रेजी में BC, हिंदी में देखिए ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। अगर हम लोग अंग्रेजी में BC लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के पूर्व। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में जो है सिर्फ E लिखा पाती हो। यह एन्नो डोमिनी, यह क्या है, एन्नो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। देखिए अंग्रेजी में हम अगर BC की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद अगर हम लोग कभी कभी AD अगर लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब हुआ एन्नो डोमिनी। यह जो है 2 लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है। इसका मतलब यह हुआ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। AD मतलब एन्नो डोमिनी, जो कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जी, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी AD की जगह CE, AD जो है इसके जगह हम CE का, तथा कभी कभी जो है BC के जगह जो है हम लोग क्या करते हैं, BCE का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका भी जानकारी हमें होना चाहिए। AD बराबर क्या होता है, CE, BC बराबर होता है BCE। ये दोनों एक ही है और ये दोनों एक ही है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा है। प्रयोग करते हैं CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, यानी कि AD की जगह AD जो हम लिखे तो कभी AD जो हम लिखे तो कभी कभी इसको हम लिखते हैं CE। AD का मतलब एन्नो डोमिनी और जाकर के CE का मतलब हुआ कॉमन एरा, याद रखिएगा। अब देखिए, तथा BCE कभी कभी हम लोग जो है क्या लिखते हैं, BC की जगह हम लोग क्या करते हैं, BCE। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ बिफोर कॉमन एरा, और ये था क्या, बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BCE बिफोर कॉमन एरा के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। जी, अब हम लोग फिर इसी में आगे देते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। कभी कभी जो है देखिए BP शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन BP का जो अर्थ होता है क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अभी से पहले, यानी कि वर्तमान से पहले। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले। जी, आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यानी कि
क्लास 6 का जो हम लोग इतिहास जो पढ़े हैं यह आज समाप्त हो गया है। और जाकर के आने वाला वीडियो में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक आ गया है, इसीलिए आप लोगों को मेहनत से तैयारी करना होगा। यदि आपको वीडियो देखने में कोई समस्या हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको सुधार कर सके। और जाकर के यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इससे सवाल बनने का पूरा चांस रहता है। आपको हम थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं कि इसका झलकियाँ क्या है। निम्नलिखित को सुमिलान करें। अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी को कहाँ पे मिलाना चाहिए, मगध को कहाँ पे मिलाना चाहिए, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग मगध क्या था, मगध पहला बड़ा गणराज्य था। और जाकर के इस तरह से आप लोग जो है इसको सुमिलित कर सकते हैं क्योंकि हम आपको वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से समझाने की प्रयास की। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।